हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 की बुक भारत की खोज का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है युगों का दौर। तो चलिए शुरू करते हैं। युगों का दौर पाठ का पहला प्रश्न है हमारा, राजा मिलिंद कौन था? उसकी प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा मिलिंद मूलतः यूनानी था। उसका नाम मेनांडर था। उसने पंजाब से होते हुए पाटलिपुत्र तक हमला किया किंतु उसकी हार हुई। मेनांडर पर भारतीय संस्कृति और वातावरण का प्रभाव पड़ा। वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। वह बाद में राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे केवल संत के रूप में ही प्रसिद्धि मिली थी। तो ये राजा मिलिंद के बारे में था। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2। हेलियोदोस स्तंभ के विषय में आप क्या जानते हो? सार के रूप में लिखिए। इसका उत्तर है हेलियोदोस स्तंभ एक ऐतिहासिक स्तंभ है। यह भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर में स्थित है। यह ग्रेनाइट पत्थर से बना है। इस पर संस्कृति में एक लेख खुदा हुआ है। इससे यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है। ये थी हेलियोदोस स्तंभ के विषय में कुछ जानकारी। अब है प्रश्न नंबर 3। तक्षशिला विश्वविद्यालय में विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के समीप कैसे आई थीं? इसका उत्तर है तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत पुराना शिक्षा का महान केंद्र था। यहाँ विभिन्न देशों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी आते थे। वह विभिन्न देशों से आने वाले छात्रों का मिलन स्थल बन गया था। यहाँ भारतीयों का मेल सीदियनों, युइचियों, ईरानियों, बाख्तरी यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होता था। इस परस्पर मेल जोल से और एक स्थान पर रहने के कारण तक्षशिला विश्वविद्यालय में विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के समीप आई थीं। अब है प्रश्न नंबर 4। नागार्जुन कौन था? उसने कौन सा प्रमुख कार्य किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है नागार्जुन ईसा की पहली शताब्दी में हुए थे। वे बौद्ध शास्त्रों तथा भारतीय दर्शन के महान विद्वान थे। बौद्ध धर्म से उत्पन्न महायान और हीनयान दो भागों के विवाद में नागार्जुन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्हीं के अथक प्रयासों से महायान को सफलता प्राप्त हुई। अब है प्रश्न नंबर 5। पुराना ब्राह्मण समाज किस बात को लेकर चिंतित था? इसका उत्तर है भारत पर विदेशी राजाओं के एक के बाद एक आक्रमण हो रहे थे और विदेशी राजाओं को आक्रमण में सफलता मिल रही थी और वे भारत में अपना राज्य स्थापित करते जा रहे थे। ऐसे में पुराना ब्राह्मण समुदाय चिंतित हो उठा क्योंकि उन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखना था। वे भारतीय आदर्शों के आधार पर अपना सजातीय राज्य कायम रखना चाहते थे। उनकी चिंता का मुख्य कारण यही था। अब है प्रश्न नंबर 6। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? यह धर्म कितने संप्रदायों में बंट गया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। उनका असली नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। उनकी मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म लड़खड़ा गया और विचार भेद के कारण यह दो भागों हीनयान और महायान में बट गया। प्रश्न नंबर 7। लेखक ने भारतीय राष्ट्रीय धर्म किसे बताया है? इसका उत्तर है भारत में जब आर्य जाति के लोग आए तो उन्होंने भारतीय संस्कृति के आदर्शों को अपना लिया। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत नींव पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। अन्य विदेशी तत्व यहाँ आए और यही समा गए, किंतु समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उस नींव को हिला दिया। भारत इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था क्योंकि उन्होंने न केवल राजनीतिक ढांचे को हिलाया अपितु उसके सांस्कृतिक आदर्शों एवं सामाजिक ढांचे का भी खतरा उत्पन्न हो गया था। इसके विरुद्ध जो भारतीय प्रतिक्रिया हुई उसका स्वरूप मूलतः राष्ट्रीयवादी था। इसमें राष्ट्रीयवाद की शक्ति थी।
इसके घेरे में दर्शन, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक ढांचा आदि आते थे। अतः यही राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। लेखक ने इसे ही भारतीय राष्ट्रीय धर्म कहा है। अब है प्रश्न नंबर 8। गुप्त साम्राज्य का आरंभ कब हुआ? उसके प्रवर्तक का क्या नाम था? इसका उत्तर है गुप्त साम्राज्य का आरंभ 320 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रवर्तक चंद्रगुप्त थे। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। प्रश्न नंबर 8। भारत का नेपोलियन किसे और क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत संस्कृति और तेजस्विता से भरपूर था। इनके युग में साहित्य और विभिन्न कलाओं का विकास हुआ था। इन तत्वों को देखते हुए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था, जो कि उचित है। प्रश्न नंबर 10। गुप्त वंश का शासनकाल कब तक रहा? इस वंश के शासन पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है गुप्त वंश ने भारत में 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। उनका शासन अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध था। उनके शासन में शक्ति, साहित्य एवं कलाओं का खूब विकास हुआ। ये गुप्त वंश की बात हो रही थी। अब है प्रश्न नंबर 11। गोरे हुण कौन थे? उनके सरदार का क्या नाम था? इसका उत्तर है गुप्त वंश में मध्य एशिया से जो नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे, वे गोरे हुण कहलाए। उनके सरदार का नाम मिहिर गुल था। अब है प्रश्न नंबर 12। गोरे हुण के सरदार मिहिर गुल ने बालादित्य के साथ धोखा कैसे किया? इसका उत्तर है गोरे हुणों का सरदार मिहिर गुल भारत में आक्रमण करके लूट मार कर रहा था। उससे तंग आकर गुप्त वंश के शासकों ने यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण कर दिया तथा मिहिर गुल को बंदी बना लिया। गुप्त वंश के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया, लेकिन मिहिर गुल ने इसके बदले बालादित्य के साथ धोखा किया और उस पर आक्रमण करके उसे हरा दिया। प्रश्न नंबर 13। हुणों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? उन्हें किसने हराया? इसका उत्तर है हुणों ने भारत पर लगभग 50 वर्ष तक राज्य किया था। अंत में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उन्हें हराकर उत्तर से लेकर मध्य भारत तक अपना शासन स्थापित किया। तो गोरे हुण जो थे उनको किसने हराया था? कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने। प्रश्न नंबर 14। सम्राट हर्षवर्धन के शासन पर प्रकाश डालिए। अब हमें हर्षवर्धन जो है सम्राट, उनके बारे में लिखना है। सम्राट हर्षवर्धन एक शक्तिशाली और उदार राजा था। उसने अपने शासनकाल में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को महत्व दिया था। उसने अपने शासनकाल में शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया था। उसे साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं के विकास का भी पूरा ध्यान रखा था उसने। वह स्वयं एक कवि एवं नाटककार था। उसने अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। उसके शासन में आम जनता भी बहुत प्रसन्न थी। अब है प्रश्न नंबर 15। उत्तर भारत पर दक्षिण भारत की अपेक्षा विदेशियों का प्रभाव अधिक क्यों रहा? इसका उत्तर है उत्तर भारत पर विदेशियों का प्रभाव अधिक इसलिए रहा था क्योंकि भारत पर उत्तर की ओर से विदेशी आक्रमण हुए थे। विदेशी आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत पर ही अपनी संस्कृति का प्रभाव छोड़ा था। विदेशी आक्रमणकारी दक्षिण भारत की ओर नहीं पहुंच सकते थे, इसीलिए विदेशी प्रभाव दक्षिण भारत पर कम पड़ रहा था। प्रश्न नंबर 16। उज्जैन सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनी रही कैसे? तो इसका उत्तर है उज्जैन सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन जहां एक कुशल राजा था, वहीं एक सफल कवि एवं नाटककार भी था। उसने अपने दरबार में अनेक कवियों एवं कलाकारों को आश्रय दिया हुआ था।
वह समय समय पर अपनी राजधानी में सांस्कृतिक गतिविधियों के कार्यक्रम भी करवाता था। इस प्रकार हर्षवर्धन की राजधानी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनी हुई थी। प्रश्न नंबर 17, लेखक ने दक्षिण भारत के समृद्धि के क्या कारण बताए हैं? इसका उत्तर है, दक्षिण भारत अपनी दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक शांत रहा। अफगान शासक में पड़ने वाले क्षेत्रों के दस्तकार या कारीगर बार बार होने वाले आक्रमणों से तंग आकर दक्षिण भारत में बस गए थे। वहां रहते हुए उन्होंने अपनी दस्तकारी से सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया, जिनकी विदेशों में भी मांग रहती थी। समृद्धि का दूसरा बड़ा कारण समुद्री व्यापार था। वहां के लोग समुद्र के द्वारा दूर दूर देशों तक जाकर व्यापार करके धन कमाते थे। प्रश्न नंबर 18, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अंग्रेजी शासन के कायम होने के दौरान भारत की कैसी स्थिति थी? उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की तत्कालीन स्थिति का गहन अध्ययन किया था और उन्होंने निष्कर्ष रूप से बताया था कि भारत की आंतरिक फूट एवं जड़ता के कारण यहाँ अवनति अपनी चरम सीमा पर थी। राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था पूर्णतः हिल चुकी थी। प्रश्न नंबर 19, लेखक के अनुसार भारत में यूरोप से अधिक शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित शासन व्यवस्था क्यों रही? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार भारत में यूरोप से अधिक शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित शासन व्यवस्था रही क्योंकि यहाँ के शासकों ने 2-3 वर्षों तक निरंतर शासन किया। प्रश्न नंबर 20, अंग्रेजों से पूर्व के विदेशी शासकों की क्या विशेषताएं रहीं? इसका उत्तर है, अंग्रेजों से पूर्व के विदेशी शासकों ने अपने आप को भारतीय परंपरा, सभ्यता एवं संस्कृति के अनुरूप जल्दी ही ढाल दिया, इसीलिए वे सफल शासक रहे। उन्होंने आगे चलकर भारत को अपना घर एवं देश मान लिया था। प्रश्न नंबर 21, अंग्रेज भारत में अपनी शासन सत्ता का कायम रखने में सफल क्यों नहीं रहे? उन्होंने अपनी जो शासन सत्ता उसको कायम रखने में वो सफल क्यों नहीं रहे थे? तो इसका उत्तर है, अंग्रेजों ने जब भारत की शासन सत्ता संभाली थी तो उस समय भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक दशा पूर्णतः टूट चुकी थी। दूसरा, अंग्रेजों ने कभी भी भारत के लोगों का विरोध भी बराबर सहना पड़ा था। यही कारण है कि अंग्रेज भारत में अपनी स्थायी सत्ता कायम नहीं रख सके थे। अब है प्रश्न नंबर 22, लेखक के अनुसार भारत में समन्वय की भावना किन किन क्षेत्रों में हुई? इसका उत्तर है, भारत संस्कृति में व्यक्ति के बाहरी एवं भीतरी जीवन के समन्वय के साथ साथ प्रकृति के साथ भी उसका समन्वय दिखाया है। इसके अतिरिक्त भारत में बाहर से आने वाली जातियां जो अपने साथ विशेष तत्व लेकर आई थी, उन्हें भी आत्मसात कर उनसे समन्वय स्थापित किया है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में समन्वय स्थापित किया। इससे एक सेकंड, मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ। ये उत्तर है हमारा, भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के बाहरी एवं भीतरी जीवन के समन्वय के साथ साथ प्रकृति के साथ भी उसका समन्वय दिखाया है। इसके अतिरिक्त भारत में बाहर से आने वाली जातियां जो अपने साथ विशेष तत्व लेकर आई थीं, उन्हें भी आत्मसात कर उनसे समन्वय स्थापित किया। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में समन्वय स्थापित किया और इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में समन्वयता स्थापित करने की अद्भुत क्षमता है। अब है प्रश्न नंबर 23, भारतीय रंगमंच के विकास पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, भारतीय रंगमंच अपने मूल में, संबंध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका आरंभ हमारे वेदों में देखा जा सकता है, जिसका आरंभिक रूप भी नाटकीय ही था। रामायण एवं महाभारत में विभिन्न नाटकों का उल्लेख है।
कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत तथा नाच में रंगमंच के दर्शन किए जा सकते हैं। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का भी उल्लेख किया है। अब है प्रश्न नंबर 24। अश्वघोष कौन था? उसकी प्रसिद्धि रचना का नाम क्या है? इसका उत्तर है अश्वघोष संस्कृति के महान नाटककार थे। उनके नाट्य ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश हैं। नाटक के विकास के लिए इन्हें सदा याद किया जाएगा। इनकी प्रमुख रचना का नाम बुद्धचरित है। उनकी इस रचना में महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन है। इनका यह ग्रंथ न केवल भारत में अपितु चीन और तिब्बत में भी लोकप्रिय रहा। प्रश्न नंबर 25। कालिदास कौन था? उसकी प्रमुख रचनाओं के क्या नाम थे? के नाम लिखिए या फिर क्या नाम थे, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कालिदास संस्कृति के महान कवि एवं नाटककार थे। कहा जाता है कि कालिदास गुप्त वंश के विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मेघदूत जो कि गति काव्य है, में एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को बादल द्वारा अपना संदेश भेजता है। तो ये जो हमारी क्रिया थी ये कौन से पुस्तक में थी? मेघदूत, जो कि एक गति काव्य है। प्रश्न नंबर 26। संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन व्याकरण सम्मत है। यह एक अत्यंत समृद्ध भाषा है। इस भाषा की भविष्य व्यक्ति की क्षमता भी अद्भुत है। इस भाषा के व्याकरण का निर्माण 2600 वर्ष पहले हो चुका है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। आधुनिक भाषा अपने शब्दकोश के लिए भी संस्कृत पर निर्भर है। संस्कृत का काव्य एवं अन्य साहित्य भी उत्तम श्रेणी का है। संस्कृत भाषा के नियम लचीले एवं स्थायी हैं, जिन पर संस्कृत भाषा की जीवंतता निर्भर है। प्रश्न नंबर 27। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रविंद्रनाथ ठाकुर को देशभक्त क्यों कहा है? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर एक सच्चे देशभक्त थे, क्योंकि वे अपने देश से बेहद प्रेम करते थे। उनका मत था कि भारतवर्ष को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया था। कहने का भाव है कि भारत में भौतिक पदार्थों की अपेक्षा आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 28। भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित था। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग अत्यंत विकसित था। उस समय के बनाए जहाज़ों का वर्णन सिलसिलेवार मिलता है। अनेक भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख भी मिलता है। दूसरी तीसरी शताब्दी के उपलब्ध सिक्कों पर सुंदर जहाज़ों के चिन्ह अंकित हैं। अजंता की गुफाओं में चित्रित चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों के चित्र भी अंकित हैं। प्रश्न नंबर 29। भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया तक उपनिवेश कायम किए थे। इस कथन के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है हमारा पुराने ग्रंथ, अरब से आने वाले यात्रियों के सफरनामों और चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण, पुराने शिलालेख, ताम्रपत्र, जावा एवं बीली का साहित्य, भारत के महाकाव्यों और पुराकथाओं से पता चलता है कि भारत ने दक्षिण पूर्व में उपनिवेश कायम किए थे। यूनानी और लातीनी स्रोतों एवं अंगकोर और बोरोबुदुर के प्राचीन खंडहरों से भी भारतीय उपनिवेश की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 30। भारतीय उपनिवेशों का समय कब तक रहा और उपनिवेशों से क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर है भारतीय उपनिवेशों का समय ईसा की प्रथम शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक रहा। उपनिवेश कायम करने से भारत का व्यापार एवं धर्म बाहर के देशों तक पहुंचा।
इसके साथ साथ भारतीय समुद्री जहाज़ों का प्रचलन भी बढ़ा। व्यापार से भारत समृद्ध बनता गया। अब है प्रश्न नंबर 31। जावा पर भारतीय कला का क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है जावा ने सुप्रसिद्ध भारतीय नृत्यों को अपनाया। इसके साथ ही वहाँ की अंगकोर और बारोबुदुर की इमारतों की सुंदरता भी भारतीय कला की ही छाप है। जावा में बुद्ध की जीवन कथा को पत्थरों पर अंकित किया गया है। इसमें भी भारतीय कला के दर्शन होते हैं। अब है प्रश्न नंबर 32। अंगकोरवट के विशाल मंदिर की प्रसिद्धि का क्या कारण बताया गया है? इसका उत्तर है अंगकोरवट का मंदिर भारतीय भवन कला का नमूना है। इस विशाल मंदिर के चारों ओर विशाल खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। उसमें बनावटी झीलें, पोखरे एवं नहरें हैं। उनके ऊपर पुल बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वृद्ध आकार का सिर पत्थर में खुदा हुआ है। यह आकर्षक, मुस्कुराता हुआ, रहस्यमय एवं देवतुल्य चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान बहुत ही मोहक है। अब है इसका उत्तर ये था। अब है प्रश्न नंबर 33। भारतीय कलाओं को धर्म और दर्शन ने कैसे प्रभावित किया? इसका उत्तर है भारतीय कला धर्म और दर्शन से सदा ही प्रभावित रही। कलाओं के माध्यम से ही धार्मिक उपदेश एवं प्रेरणाएं दी जाती रही हैं। यदि किसी को भारतीय धर्म एवं दर्शन का ज्ञान नहीं है तो वह यहाँ की कलाओं की गहराई तक नहीं पहुँच सकता। भारतीय कला सदैव धार्मिक प्रेरणा का साधन रही है। उसमें एक पारदर्शी दृष्टि होती है। तो ये था प्रश्न नंबर 33 का उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 34। भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? इसका उत्तर है चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी के गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न कलाओं का विकास हुआ। अजंता की गुफाएं इसी काल की देन है। इनमें विविध भित्ति चित्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार संगीत कला में अद्भुत विकास हुआ और व्यापार में भी वृद्धि हुई। यह काल चहुमुखी विकास के कारण ही स्वर्ण युग कहलाता है। तो उस समय चौथी और छठी शताब्दी जो थी उसको हम स्वर्ण युग के भी नाम से जानते हैं। अब है प्रश्न नंबर 35। खगोल शास्त्र किसे कहते हैं? इनका किस क्षेत्र में और कैसे लाभ होता है? इसका उत्तर है खगोल शास्त्र में ब्रह्मांड के ग्रहों एवं पूरे वातावरण की स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भारतीय खगोल शास्त्रियों को इनमें पूर्ण सफलता प्राप्त थी। सफल ज्योतिष को भी खगोल शास्त्र का ही अंग माना जाता है। इसी के आधार पर पंचांग भी तैयार किया जाता है। खगोल शास्त्र का प्रयोग समुद्री यात्रा करने वाले व्यापारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 36। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? उनमें किसकी मूर्तियां बनाई गई हैं? इसका उत्तर है एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ प्रभावशाली एवं रहस्यमय मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इन गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति भी स्थित है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। तो ये किसकी बात हो रही थी? एलिफेंटा गुफाओं की। अब है प्रश्न नंबर 37। प्राचीन भारत के गणित शास्त्र पर प्रकाश डालिए। अब हमें गणित शास्त्र के जो हैं उनके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर है प्राचीन भारत का गणित शास्त्र अत्यंत अद्भुत है। आधुनिक अंक गणित और बीज गणित का जन्म भारत में ही हुआ था। भारत ने ही शून्य अंक का निर्माण के साथ 10 भारतीय संख्याएं बनाई। आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए एक प्रकार से ज्यामितीय बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। बीजगणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है। इसके पश्चात भास्कर तथा ब्रह्मपुत्र के नाम से उल्लेखनीय है। अब है प्रश्न नंबर 38।
भारतवर्ष के प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा में किन किन विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। अब यहाँ पे पूछा गया है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि कैसी शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। तो इसका उत्तर है प्राचीन काल में नालंदा भारत का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ पर विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय में धर्म, दर्शन, कला, वास्तुशिल्प, वैद्य, कृषि आदि विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रश्न नंबर 39, प्राचीन काल में भारत में स्थित प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम बताइए या नाम लिखिए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन काल में कौन कौन से विश्वविद्यालय सबसे प्रमुख थे। इसका उत्तर है प्राचीन काल में भारत में निम्नलिखित विश्वविद्यालय थे। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तीसरा है वल्लभी विश्वविद्यालय, चौथा है उज्जैनी विश्वविद्यालय और पांचवा है अमरावती विश्वविद्यालय। ये सबसे ज़्यादा हमारे जो हैं प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक थे प्राचीन काल में। तो ये हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट, युगों का दौर। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय।